हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। एमएसटी सीईटी 2022 और नीट 2022 इन दोनों एग्ज़ाम्स के डेट्स अभी हमारे पास आ रहे हैं। मींस अभी नीट की जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई को होने वाली है और एमएसटी सीईटी की 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो उसका प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी कुछ चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर सीखने वाले हैं जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, उसमें से हम सरफेस टेंशन का पार्ट सीखने वाले, क्योंकि एमएसटी सीईटी के लिए हमें सरफेस टेंशन ही पार्ट है, जो बाकी प्रेशर का पार्ट और बर्नौलीज प्रिंसिपल का पार्ट है वो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग नीट का सेपरेट एक लेक्चर रखेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग सीखेंगे सरफेस टेंशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे कॉर सॉल्यूशन के बहुत सारे मॉक टेस्ट है, क्योंकि कॉर सॉल्यूशन एक पहला प्लेटफॉर्म है फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला। तो आप वो सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपको सीईटी या फिर नीट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट समझेंगे। देखिए, हम लोग जब भी लिक्विड देखते हैं, लाइक कोई लिक्विड ड्रॉप देखते हैं, तो लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है? भी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। नहीं, लिक्विड का ड्रॉप जो होता है उसका शेप हमेशा स्फेरिकल होता है। तो सर हमने बारिश में तो ऐसा ही देखा है, तो क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो ऐसा हो जाता है। अगर वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, आप देखिए जैसे नल से नल बंद करने का जो एक सिंगल ड्रॉप निकलता है, देखो कैसा स्फेरिकल होता है, हमेशा स्फेरिकल होता है। ओके, सो लिक्विड ड्रॉप जो है हमेशा स्फीयर फॉर्म करने की कोशिश करता है। तो स्फेरिकली क्यों, वो अलग अलग शेप क्यों नहीं फॉर्म करता, है ना? तो ऐसा सवाल आता होगा हमारे मन में। तो देखिए, यहाँ पे लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो हमेशा अपना सरफेस एरिया जो है वो कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करता रहता है। ओके, कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते रहता है, तो उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। और सरफेस टेंशन की वजह से और क्या क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँगा कि हम लोग डेरिवेशंस यहाँ पे नहीं करने वाले। अगर आप 2023 में बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर 2024 में देने वाले हो, तो ये लेक्चर में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मिलेगा, है ना? बाकी जो कंटेंट है आपको नेक्स्ट मंथ में पूरा डिटेल में मिल जाएगा विद डेरिवेशंस। ओके, तो चलिए, अभी सरफेस टेंशन से क्या फ़र्क पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले हमें कुछ सीखना होगा जो है इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी। अभी इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है, देखिए चलो एक मैं डायग्राम निकालता हूँ जिससे सब क्लियर हो जाएगा। यस, तो ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड है ना, इसमें लिक्विड है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रहता हूँ। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ओके, देन ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ओके, और एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसको यहाँ पे ले लेते, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, तो ऐसे। तो अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसे फोर्सेस है जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट करता है। व्हेन वन मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स अ अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अनदर मॉलिक्यूल, दैट फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो उसमें दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स, और सेकंड होता है अडहेसिव फोर्स। अभी कोहेसिव फोर्स और अडहेसिव फोर्स दोनों भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस? कोहेसिव फोर्स जो होते हैं उसमें दो सेम मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स देखिए यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, अभी ये क्या करेगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये क्या करेगा, आसपास वाले दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग कोहेसिव फोर्स। लेकिन ये अगर वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे तो ये कुछ लिक्विड को और कुछ एयर को अट्रैक्ट करेगा। ये अगर वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे तो ये कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को, कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल्स को और कुछ एयर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना? ये मॉलिक्यूल तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। ये जो है यहाँ पे भी एयर और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे जहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स है, यहाँ पे पूरा कोहेसिव रहेगा, यहाँ पे कोहेसिव रहेगा। तो अडहेसिव फोर्स क्या होता है? अडहेसिव फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके, कोहेसिव मतलब force of attraction between two molecules of same substance, and adhesive force of attraction between two molecules of different substance. ओके, सो कोहेसिव एडहेसिव का एक सिंपल मीनिंग यहाँ पे हमें समझ में आता है. तो यहाँ पे इस तरीके के हम लोग कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस देख सकते हैं. अभी इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम लोग देखते हैं, है ना. तो देखिए, अभी सरफेस टेंशन जो है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे कुछ और थ्योरी देखेंगे. अभी सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो बोलता है कि सरफेस टेंशन इज द फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ लिक्विड सरफेस. ओके, और पर यूनिट लेंथ हम लोग बोलेंगे. सो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस. मतलब क्या होता है, मान लो ये लिक्विड सरफेस है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, जिसके ऊपर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसके ऊपर ऐसे अलग अलग फोर्सेस जो रहेंगे एक्ट होंगे. सो ये जितने भी फोर्स होंगे, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन. अब ये सरफेस टेंशन करता क्या है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करता है ना. तो चलिए इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं. तो इसको समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंगल ऑफ कांटेक्ट. अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, देखिए हमने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ले ली, देन यहाँ पे अभी तीनों में हम लोग अलग अलग लिक्विड डाल दिए. अभी एक में हमें ऐसा दिखाई देता है, ओके, एक में हमें ऐसा दिखाई देता है और एक में लगभग ऐसा दिखाई देता है ना. तो अभी ऐसा क्यों दिखाई देता है, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा क्यों दिखाई देता है हमें. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड मिनिस्कस है वो सॉलिड के पास जब रहता है तो उसका जो शेप है वो फ्लैट नहीं होते हुए कर्व हो जाता है. तो कर्व जो होता है फिर उसको मेजर किया जाता है एंगल के फॉर्म में, उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे मेजर किया जाता है, देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ओके. तो ये मान लो मिनिस्कस का कर्व है, ओके. सो इसको हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और इस टेंजेंट से लेके सॉलिड सरफेस तक जो कि लिक्विड में है, लिक्विड वाला, क्योंकि इसे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो ये जो लिक्विड सरफेस के अंदर है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट. इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना. अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन ये दोनों को हम लोग रिलेट करेंगे, ओके. एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट होता है इसका मतलब सरफेस टेंशन कम है. एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है तो इसका मतलब सरफेस टेंशन कम है. इट मीन्स दैट लिक्विड वेट्स सॉलिड. वो जो लिक्विड है वो सॉलिड को स्टिक करेगा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड को स्टिक होंगे. वहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है, ओके. देन जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस रहता है तो उस टाइम में सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होता है और वहाँ पे जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट नहीं करते. जस्ट लाइक मर्क्यूरी अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे निकालते वक्त पूरा निकल जाता है, एक ड्रॉप भी उस पर नहीं रहता है. लेकिन पानी अगर हम लोग लेते हैं टेस्ट ट्यूब में निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं. सेम केरोसिन, ऑयल, ऐसे बहुत सारे लिक्विड से हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, किसी भी सॉलिड कंटेनर में डालेंगे, निकालते वक्त उसको एक दो ड्रॉप रहेंगे, लेकिन मर्क्यूरी का एक भी ड्रॉप नहीं रहेगा, ओके. तो ये यहाँ पे हमें समझना है. तो ऐसा क्यों होता है वो हम लोग देखते हैं, ओके. जैसे मैंने अभी शॉर्ट में बोला ही था कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है. देखिए यहाँ पे ये लिक्विड सरफेस है, अभी मैंने यहाँ पे कर्व नहीं दिखाया, फ्लैट दिखा रहा हूँ, ओके. ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ओके ना.
यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे रहेगा अडेसिव फोर्स और यहाँ पे रहेगा कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे क्या हो जाता है, जब एक्यूट रहता है, एक्यूट जब रहता है मतलब तब क्या होता है, अडेसिव फोर्स इज ग्रेटर दैन कोहेसिव फोर्स। अडेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो सॉलिड के अंदर आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल से सॉलिड की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए ऊपर चढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि ये फोर्स जो है ये इधर आ जाता है थोड़ा सा, कहाँ पे, सॉलिड के साइड में। सो इन दिस केस अडेसिव फोर्स इज ग्रेटर दैन कोहेसिव फोर्स। ओके, देन यहाँ पे सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे। सेकेंड केस में क्या होता है कि ये रहा हमारा कोहेसिव फोर्स और ये रहा अडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा होता है, इफ़ कोहेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर दैन अडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स जो है वो अडेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। अडेसिव फोर्स को थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, है ना। तो रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पे आएगा, मतलब कहाँ पे आएगा वो, यस इट इज़ इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल्स नीचे अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए ये नीचे चला जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस या फिर ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म हो जाता है। अभी कुछ लिक्विड जो होते हैं जस्ट लाइक वाटर, जो फुल्ली वेट करते हैं सॉलिड को, पूरा वेट करते हैं। मतलब देखिए हम लोग वाटर का अगर हम लोग देखेंगे, वाटर किसी ग्लास से या कंटेनर से निकालेंगे तो उसके ड्रॉप जो है वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, तो इसको हम लोग फुल्ली वेट बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए तो यहाँ पे जो अडेसिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा रहता है, कोहेसिव फोर्स जो रहता है कम रहता है। सो अडेसिव फोर्स इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिजल्टेंट लगभग ऐसे ही आ जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे तो ऐसे स्टिक हो जाएंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो यहाँ पे 0 आ जाता है ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है 0 आ जाता है। और कुछ लिक्विड इन दोनों के बीच में, मतलब जो थोड़ा सा वेट करते हैं, ओके, एकदम थोड़ा सा मर्क्यूरी से कम, मतलब जो थोड़ा एक हाथ मॉलिक्यूल स्टिक हो जाएगा पार्शियली वेट, और एकदम हम लोग बोलेंगे कम पार्शियली वेट, तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 90 नहीं दिखाया, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल्ली वेट वाटर, वेट नहीं करते वो मर्क्यूरी, और वेट करते पार्शियली वेट करते केरोसिन, ऑयल जैसे लिक्विड्स। ओके, तो ये हमें यहाँ पे समझ में आता है फोर्स के अनुसार कि अडेसिव और कोहेसिव के फॉर्म में हमें समझ में आता है। अगर अडेसिव फोर्स ज़्यादा है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म होगा। अडेसिव फोर्स कम है, एक सेकेंड सॉरी, अडेसिव फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म होगा, उल्टा हो गया। और अडेसिव फोर्स अगर कम है तो ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म होगा। सरफेस टेंशन यहाँ पे ज़्यादा रहता है, यहाँ पे कम रहता है। यस, देन यहाँ पे भी सरफेस टेंशन कम ही होता है। ओके, सो इस तरीके से होते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर्म हो जाते हैं। नाउ अभी इसी एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लोग ड्रॉप के थ्योरी में भी समझेंगे। अगर ऐसे ड्रॉप है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे फॉर्म होगा, तो हम लोग देखेंगे मतलब लिक्विड इंटरफेस जो है, देखिए यहाँ पे कुछ फोर्सेस हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे T1, ये हो जाएगा T1, देन यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, इस टाइप के हम लोग 3 फोर्सेस दिखाएंगे। ओके, तो अभी ये T1 क्या है, T1 यहाँ से देखिए, T1 यहाँ से, T1 मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, जहाँ पे लिक्विड सॉलिड कनेक्ट मतलब अटैच हो रहे या फिर टच हो रहे वहाँ पे। देन यहाँ पे T2 रहेगा। देन T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड एयर इंटरफेस, सॉरी एयर सॉलिड इंटरफेस। ओके, और T3 जो रहेगा इट इज़ अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड एयर इंटरफेस। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो होता है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये जो होगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। अभी इसके ऊपर से हमें कुछ समझना है। देखिए T3 है, तो इसको हम लोग अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा T3 cos थीटा। तो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, देखिए T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा, राइट। सो इसके मतलब हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3।
तो इससे कुछ बातें हमें पता चलती है। अगर देखिए T2 इज ग्रेटर दैन T1, T2 जो है T1 से ग्रेटर है, ये ग्रेटर है इससे, ओके। देन एक और बात यहाँ पे कि T2 माइनस T1 इज लेस दैन T3, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है और छोटा भी है T3 से, मतलब दिस वैल्यू विल बी लेस दैन 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा इज लेस दैन 1। इसका मतलब थीटा कैसे होगा, थीटा विल बी एक्यूट। ये पहली केस है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये फोर्स जो है, ये फोर्स इससे ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस इनसे कम है ना। तो ये यहाँ पे समझना है। अभी देखिए T2 इज लेस दैन T1, ओके, एंड T1 माइनस T2 इज लेस दैन T3। मतलब इसका मतलब क्या है कि T2 माइनस T1 विल बी निगेटिव, T3 से छोटा है, मतलब टोटल वैल्यू जो रहेगी इट विल बी बिटवीन 0 एंड -1, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos थीटा इज बिटवीन -1 एंड 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज ऑब्ट्यूस, है ना। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 अगर आता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस cos 1, ओके। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। cos जो थीटा, अभी यहाँ पे और एक केस हम लोग समझते हैं, फोर्थ केस। अगर T2 माइनस T1 इज ग्रेटर दैन T3, अगर ऐसा होता है T2 माइनस T1 इज ग्रेटर दैन T3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इज ग्रेटर दैन 1 आएगा, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल केस। ये जो केस है ये कैसी है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है ना। cos थीटा ग्रेटर देन 1 आता है नहीं, तो यहाँ पे एक्यूट आ जाएगा, ऑब्ट्यूस आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, यहाँ पे 90 भी आ सकता है। 90 के लिए क्या होना, T2 माइनस T1 जो है वो T2 एंड T1 इक्वल होने चाहिए, तो वो भी केस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। पाँचवीं केस यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ T2 इज इक्वल टू T1 देन cos थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90। यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। सिर्फ ये केस जो है, फोर्थ केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ओके। तो चलो आप ये नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें हम लोग फॉर्मूले देख रहे हैं बच्चों, डेरिवेशंस नहीं कर रहे हैं, डिटेल डेरिवेशंस हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि राइटिंग वाली एग्ज़ाम तो है नहीं अभी हमें बस सॉल्व करना है। तो सारी थ्योरी अच्छे से समझ लेनी है, फॉर्मूले अच्छे से समझ लेने हैं आपने। देन अभी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों भी लगभग सेम ही है, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ बात बताऊँगा। देखिए इम्प्योरिटी को अगर हम लोग ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज़ भी दो तरीके की होती है, एक होती है सोल्यूबल, एक होती है इनसोल्यूबल। तो देखिए सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों लगभग रिलेटेड है। मीन्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर बढ़ता है सरफेस टेंशन वहाँ पे बढ़ेगा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है ना। सो अगर सोल्यूबल होता है तो सोल्यूबल के टाइम में सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज होता है, और इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी अगर ऐड होती है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सिमिलरली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, ओके। सोल्यूबल इम्प्योरिटी और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। देन सेकेंड इफेक्ट लेते हैं हम लोग टेम्परेचर का, ओके। टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन यहाँ पे डिक्रीज़ होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिक्रीज़ होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को मैं स्मॉल टी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी सरफेस टेंशन के लिए यूज़ किया। टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो सरफेस टेंशन इंक्रीज़ होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज़ होगा, है ना। एकदम सिंपल है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोल्यूबल इम्प्योरिटी। सोल्यूबल मतलब हमने सॉल्ट या वाटर अगर वाटर में ऐड कर लिया
सॉल्ट या फिर शुगर, सॉल्ट या शुगर हमने वाटर में ऐड कर लिया तो वहाँ पे उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर हमने वही इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जस्ट लाइक सोडा, वॉशिंग पाउडर, राइट, ऐसी चीज़ें अगर हमने ऐड कर ली तो वहाँ पे सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो सरफेस टेंशन बढ़ा है या कम हुआ है कैसे जानना है? अगर लिक्विड में बबल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है ना। अगर एरिया बढ़ रहा है मतलब सरफेस टेंशन कम हो रहा है। ओके, और इसी का बेनिफिट यहाँ पे हम लोग क्लीनिंग पर्पज़ में करते हैं। हम लोग हैंड वॉश, शैम्पू, साबुन, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये क्यों यूज़ करते हैं? वहाँ पे वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है। तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो दूसरे चीज़ों को चिपकता है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग हाथ धो रहे हैं, अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जमा हो रहे, राइट, तो मैंने यहाँ पे हैंड वॉश लगाया तो साबुन क्या करेगा, इस सारे डस्ट पार्टिकल को स्टिक हो जाएगा। फिर से मैं पानी छोड़ूंगा उसके ऊपर तो वो जो फोम बना रहता है वो डस्ट पार्टिकल को लेके चला जाएगा क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम है। तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड करने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है और इसकी वजह से वो क्लीनिंग पर्पज़ में यूज़ होता है। सिमिलरली टेम्परेचर का भी होता है। देखो हम लोग अगर कोई सख्त दाग होते हैं तो उसको हम लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, तो उसका भी रीज़न यही है। टेम्परेचर बढ़ा हो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, क्लीनिंग अच्छा होगा। टेम्परेचर कम हुआ सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, क्लीनिंग अच्छा नहीं हुआ, है ना। देन सॉरी, तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, साथ ही साथ सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस भी समझ में आते हैं। देन हम लोग देखेंगे एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन आपने अच्छे से किया होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें समझ लेना है कि कोई भी लिक्विड है, लिक्विड के अंदर से जो प्रेशर रहता है वो उसको हम लोग PI बोलते हैं और आउटसाइड जो प्रेशर रहता है इसको PO बोलते हैं। अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है तो जो ड्रॉप है लिक्विड का, ड्रॉप होगा या फिर बबल होगा, वो वहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे PI माइनस PO इज इक्वल टू होता है 2T/R, 2T/R, वेयर T सरफेस टेंशन, R इज़ द रेडियस। ओके, और ये जो फॉर्मूला है ये ड्रॉप के लिए ना कि बबल के लिए। ये जो फॉर्मूला है ड्रॉप के लिए ना कि बबल के लिए। और PI माइनस PO इज इक्वल टू होता है 4T/R, ये होता है बबल के लिए, ये होता है बबल के लिए। ओके, तो ये बातें हमें यहाँ पे समझ लेनी, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। देन एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया है जो मैं यहाँ पे कवर करूँगा, वो है सरफेस एनर्जी। अभी सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी समझने के लिए एकदम सिंपल है। देखिए, एक रबर बैंड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। रबर बैंड को कैसे स्ट्रेच किया तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो रबर बैंड को वापस ओरिजिनल साइज में लाने की कोशिश करता है, राइट। तो उसी तरीके से अगर हमने सरफेस, जो लिक्विड का सरफेस रहता है, उसको स्ट्रेच किया तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी उसको ओरिजिनल सरफेस में या फिर उसका जो सरफेस एरिया है वो कम करने की कोशिश करती है। ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग जो हमारे बुक में दिया गया है। तो ये भी एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था। हमने क्या किया था, एक फ्रेम ली थी, फ्रेम को सोप वाटर में डीप किया, राइट। तो उस फ्रेम को ऐसे स्ट्रेच किया था, राइट, याद होगा आपको। तो ये जो फोर्स है, जितने फोर्स से हमने स्ट्रेच किया उतना ही फोर्स वहाँ पे ये जो सोप फिल्म है वो एग्जर्ट करेगी इस फ्रेम पे, फ्रेम के इस एज पे। तो हमने देखा था यस, वर्क डन इज इक्वल टू TDA, राइट। वर्क डन इज इक्वल टू था TDA, या फिर इसी को हमने सरफेस एनर्जी बोला था। सरफेस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द लिक्विड सरफेस। तो ये था TDA, है ना, TDA। तो एकदम सिंपल है बच्चों यहाँ पे। और सरफेस एनर्जी और आपको सरफेस टेंशन का रिलेशन आपको समझना है, ओके। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोला है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी सरफेस टेंशन का यूनिट अगर हम लोग देखते हैं, T इज इक्वल टू क्या होता है, F/L, न्यूटन पर मीटर, राइट। एनर्जी का यूनिट होता है जूल और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर,
ओके, लेकिन तो ये भी सेम ही हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर लगभग सेम होते हैं, ये हमें पता है ना। तो सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके, एंड लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, yes, it is very important point in this chapter is capillary action. कैपिलरी एक्शन। अभी कैपिलरी एक्शन होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, हमने दिया लगाते हैं हम लोग घर में, है ना, दिया लगाते हैं, तो दिया में हम लोग बाती लगाते हैं, राइट, कॉटन की रहती है, उसको ऑयल में बस डीप करते हैं और बाती ऊपर की तरफ, तो वो जो कॉटन रहता है वो क्या करता है, वो ऑयल को सोक कर लेता है, ऊपर चला जाता है। तो उसमें हमने ना ही कोई मोटर लगाई है, कुछ नहीं लगाया, है ना, फिर भी वहाँ पे जो लिक्विड है ऊपर चला जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। वही प्रॉपर्टी पेड़ों में भी यूज़ होती है। देखिए ना, हम लोग पानी कहाँ पे डालते हैं, रूट्स में डालते हैं, और उसके लास्ट, कितना भी बड़ा पेड़ हो, उसके लास्ट तक जो पानी जाता है, तो वो वहाँ पे भी एक कैपिलरी एक्शन यूज़ होती है। कुछ और भी प्रिंसिपल हो गए बायोलॉजी में, ओके, तो इतना डिटेल में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट फिजिक्स है ना, लेकिन उसमें भी कैपिलरी एक्शन होती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी कैपिलरी एक्शन होता क्या है। चलिए, एक सिंपल कंसेप्ट है, एक लिक्विड कंटेनर लेना है, लिक्विड कंटेनर में हमने क्या करना है, एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब मतलब उसकी एकदम थीन ट्यूब होती है, अपने पेन की जो रिफिल होती है उस तरीके की। आपने लैब में आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे ऑनलाइन हमारे जो पूरे 2 साल ऑनलाइन गए, तो बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, कुछ रीजंस थे। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे हम लोग कर लेंगे कवर, है ना। तो जैसे हम लोग एक कैपिलरी डीप करते, तो लिक्विड जो है, ये लिक्विड कैपिलरी में यहाँ तक नहीं रहता, एक तो ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा, तो उस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो जिस लिक्विड में सरफेस टेंशन ये कम होता है, जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है, उसमें लिक्विड ऊपर चला जाता है, तो उसको राइजिंग कैपिलरी बोलते हैं। और मर्क्यूरी जैसे लिक्विड जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस रहता है, वो वहाँ पे फॉल हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे, जो फॉर्मूला हमें पता है, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g। तो ये क्या है, इट इज़ राइज और फॉल इन कैपिलरी। ओके, ये क्या होता है, राइज और फॉल। ओके, ये जो है ये सरफेस टेंशन, ये जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देन ये रेडियस ऑफ कैपिलरी, देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स यहाँ पे सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आप समझ जाए कि क्या होता है। देखिए, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, वहाँ पे राइज होगा। एक्चुअली राइज ही, फॉल हम लोग बोलेंगे अगर निगेटिव रहता है तो। ओके, देन अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस रहता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री रहता है, तो कॉस थीटा विल बी निगेटिव। इट मीन्स जो कैपिलरी में लिक्विड है वो फॉल होगा। यहाँ पे सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा राइज होगा, अगर कम है तो कम राइज होगा। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है तभी तो राइज होगा, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो वहाँ पे क्या होगा, फॉल ही होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ रेडियस बहुत मैटर करती है। अगर कैपिलरी जितनी थीन है उतना इजीली लिक्विड ऊपर जाता है। तो इसलिए देखिए ना, कॉटन में अगर लोग देखेंगे छोटे छोटे ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स की वजह से वो ऑयल सोक कर लेता है ईजिली, क्योंकि जितनी रेडियस कम उतना ज़्यादा राइज होगा वहाँ पे। और ऑयल जो है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है ना। सो आई होप बच्चों, यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है एक शॉर्ट में हमने 1 शॉट वीडियो में बनाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो मॉक टेस्ट है वो रेगुलरली देते रहिए। उस मॉक टेस्ट से आपको इस साल जो भी 2022 में एग्ज़ाम होने वाली उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।